अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू खबर वही अंदाज नया। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट मुअज़्ज़म भट्ट और मेरे साथ मौजूद हैं शफक शहजाद। तो जनाब हेडलाइंस आपने जानी और हमेशा की तरह आज के दिन का आगाज भी हम करेंगे मौज़म अच्छी बात से। तो आज की हमारी अच्छी बात यह है कि नौजवानों के लिए आज की अच्छी बात, क्योंकि आज दुनिया भर में नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। आपका दिन मनाया जा रहा है आज। ये तो मुझे ज्यादा खुशी हुई है, आपने मुझे नौजवानों में शामिल कर दिया। बिल्कुल, आप नौजवान हैं मौज़म। तो हमारी उनसे यही गुजारिश है कि अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ये जो आपकी उम्र का सुनहरा दौर है ना, ये फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए इसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से गुजारें। ये देखें, ये तो खैर वक्त जो उसकी खासियत ही है कि वो वापस पलट के आता नहीं है। तो ये जो वक्त है, जो नौजवान हैं और ये जो उम्र है, ये है फाउंडेशन सेट करने की। सही बात है। आपने कल क्या करना है, ये आज का आप जो आज कर रहे हैं ना, वो तयन करेगा कि आपने कल क्या कर लेना है, आपने किस जगह पे होना है, आपने कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा होना है, ये आज आपने फैसला करना है। चूँकि ये जो देखें मैट्रिक के रिज़ल्ट आए हैं और तलबा कॉलेजेस में अब दाखिला भी ले रहे हैं, कुछ तलबा मेडिकल चाह रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग चाहेंगे, कुछ टेक्निकल फील्ड्स में उनका इंतखाब करेंगे। तो आप जिस फील्ड का भी इंतखाब करें बहुत सोच समझ कर करें। अच्छा शफक, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि सबसे पहले अपनी जो सलाहियतें हैं उनको पहचानें। ऐसा ना करें कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, उनकी ख्वाहिशात अपनी जगह मुकद्दम हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि अगर आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं वो मैच करती हैं टेक्निकल फील्ड से, तो आप किसी ऐसी फील्ड में चले, आप डॉक्टर बनने चले जाएं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके जो है ना अपने वालिदैन को कायल भी करें। ये देखें, पहले खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो बच्चों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक आगे बढ़ने दें। ऐसा ही है, यानी जिस चीज़ में वो अच्छे हैं, जो उनका शौक है, उनको वो परस्यू करने दें। और फिर बच्चों को ये चाहिए कि जब वो किसी चीज़ का, किसी फील्ड का इंतखाब कर लें तो फिर उस पर डट जाएं और उस वक्त तक पीछे नहीं हटें जब तक आप महारत हासिल ना कर लें। जैसे हमने भी तो यही किया ना, हमें भी बड़ा शौक था एंकर बनने का, तो हम डट के हमने कभी जो भी हो जाए एंकर बन के ही रहेंगे। तो मेरा ख्याल है बच्चों को यही चाहिए, नौजवान नस्ल को, कि आप पहले देखें कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं, आपका क्या शौक है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, फिर फैसला करें और फिर उस फैसले पर कायम और दायम रहें। अच्छा, इसका फ़ायदा जिस तरह आपने एक मिसाल दे दी ना कि हमें शौक था, देखें जिस चीज़ का आपको शौक है ना, वो काम आपके लिए हलवा हो जाता है। ऐसा ही है। वो काम आपके लिए काम नहीं रहता, वो काम आपकी एक एक्टिविटी बन जाती है। वो काम चूंकि आपको उसका शौक है, चाहे आप कुछ भी, वो स्पोर्ट हो सकती है कोई भी, उसको परस्यू करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही चीज़ पर स्टिक रहना है। तो वो काम, ये मेरा पॉइंट था जो आपने रेस किया ना, वो काम करें जिसका आपको शौक है। वो काम आपको बर्डन फील नहीं होना चाहिए। वो कोई भी पढ़ाई है, वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, कोई भी आप कोई करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, उस करियर में जाएं जो आपकी सलाहियतों के मुताबिक है और जिसका आपको शौक है। अगर आपने वो काम, ये देखें बहुत बड़ी लग्जरी है, ये आम हर बंदे को ये नहीं मिलती कि जिस चीज़ का शौक हो वो चीज़ आपका करियर बन जाए। तो जो करियर जब बनेगा शौक वाला, तो फिर आप उसमें तरक्की भी करेंगे। फिर आप देखें, हमारा मसला क्या है, मुझे ये लगता है हमारा मसला यही है कि हम जिस काम के लिए नहीं बने होते, हम उसमें चले जाते हैं, तो फिर हम पीक पे नहीं जाते। आज दुनिया में इंटरनेशनली हम कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे हमसाया कई ममालिक हैं, हमने देखा कि वहाँ पे बहुत बहुत बड़े जो है ना लेवल पे वो पहुँचे होते हैं। तो हम इसलिए नहीं पहुँच पा रहे कि हम वो करियर परस्यू नहीं कर रहे जो हमें, जिसका शौक है और जिसके लिए हम बने हुए हैं। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर हम ये देखते भी हैं कि इस मौके पर अक्सर नौजवानों से गलती हो जाती है। वो कभी किसी के दबाव में आकर कोई फैसला कर लेते हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि वो दूसरों की बातों में आकर कोई भी शोबा जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपको नुकसान उठाना पड़ता है। आप जो है ना वो रिग्रेट में चले जाते हैं, क्योंकि देखिए ना, जिस चीज़ का आपको शौक ही नहीं है, आप में उस चीज़ की लगन ही नहीं है, आप उसको कभी भी जो है ना वो अच्छे तरीके से परस्यू नहीं कर पाएंगे। तो फिर एट द एंड क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर आपको जो है ना लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होगा और रिग्रेट जो पीछे बचेगा। रिग्रेट बहुत बुरी चीज़ है। दिस इज द स्टोरी ऑफ 90% ऑफ पाकिस्तान। ये हम कर ही ये रहे हैं। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम फिर अल्टीमेटली वही बात आ जाएगी कि हमने वो काम करना है, हमने वो पढ़ना है
जो हम हैं पहले अपने आप को पहचानें, अपनी सलाहियतों को पहचानें और फिर करियर परसू करें। कभी कोई डॉक्टर बन के कोई खुश नहीं होता, कोई इंजीनियर बन के कभी कोई खुश नहीं हो, खुश वो रहेगा। आप खुश है ना, आपने शौक से, मैं खुश हूँ, मैं शौक से यहाँ बैठा हूँ, मैंने खुद ये चाहा कि मुझे यहाँ बैठना है, तो मेरे लिए ये बैठना बहुत आसान है, मेरे लिए ये कम्युनिकेट करना बहुत आसान है, मेरे लिए ये एक इंजॉयमेंट वाली चीज़ है। तो इंजॉयमेंट जो है उसको एक लाइफ का हिस्सा, आपका काम जब बन जाता है तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपना टाइम टेबल सेट करें, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करें, खेल के वक्त खेल करें और रात को जल्दी सोने की आदत डालें, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपकी पढ़ाई में भी मजा आएगा और आपका पूरा दिन खुशगवार गुजरेगा। और ये चीज़ तो हम रिलेट भी कर सकते हैं ना, कि अगर हमारी भी नींद ना पूरी हो तो हम मतलब पूरा दिन जो है ना वो बड़ा लेथार्जिक सा गुजर रहा होता है, आपको कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता, इवन स्क्रीन इफेक्ट हो रही होती है। इसीलिए हम भी यही करते हैं कि अपनी नींद पर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये तो अच्छे बच्चे देखें ज़रूरी है, यानी ये तो बहुत ज़रूरी है। और वालिदैन का देखें, जैसे हमने पहले बात की, वालिदैन की ख्वाहिशात, वालिदैन की जो ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा मकाम है हमारी ज़िंदगियों में। हमारे जिसे कहते हैं खुदा के बाद ये कहा जाता है कि अगर कोई आप पे एहसान करता है तो वो वालिदैन है सबसे पहले, तो असातिज़ा उनके बाद वालिदैन। ये दर्जात ऐसे हैं, आई थिंक ये पैरेलल हैं, तो इनका एहतराम करें। अपने जो साथी हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, यानी अपने आप को एक अच्छा इंसान भी बनाएं। यानी सिर्फ देखें, सिर्फ हमें जो है ना एक वर्ल्डली जो चीज़ें हैं सिर्फ वो गेन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को एक मुकम्मल जैसे इंसान होता है तो वो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना होता है हमें। बिल्कुल ऐसे, ये सब चीज़ों को साथ लेकर चलें, अपने आप पर भी मेहनत करें और दूसरों का भी जो है ना वो ख़ास ख्याल रखें। और यही थी हमारी आज की अच्छी बात। उम्मीद करते हैं कि अच्छी बात आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अब एक नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तो पहली बड़ी खबर यही है कि अमरीकी सदर ने ईरान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बोले कि ईरान आबने हुर्मुज़ के हवाले से कुछ भी कर सकता है, हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, मजबूत पोजीशन में है और सख्त जवाब देंगे, ये कहा गया। मुसलसल वो ये कह रहे हैं और ईरान भी जो है वो ये कह रहा है कि हमारी शराइत मानो फिर आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की जानिब से दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया गया है। उन्होंने वाजे कर दिया कि अमरीका को जंग ख़त्म या और हमारे असासे बहाल करना होंगे, तो वो भी अपनी शराइत पे कायम है। बिल्कुल ऐसी। फिर खित्ते में अमन का मिशन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, सदर, वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब से मुलाकातें की। पाक ईरान ताल्लुकात और मजबूत और नाकाबिले तस्खीर करार दे दिया है, यानी पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें अभी भी जारी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और ये जारी रहनी भी चाहिए। और एक और जो केस अहम चल रहा है, मीर रज़ा केस, उसमें कत्ल करने से पहले जो मुमकिना तौर पर मीर रज़ा को बेहोश भी किया गया, खून के नमूने में बेहोशी की दवा भी पाई गई है। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट में फिंगरप्रिंट मौजूद ना होने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि कत्ल के बाद नौजवान ताजिर की शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई है। वकील जिब्रान नासिर ने दावा किया कि मीर रज़ा को तेज़ाब से नहलाया गया। बड़े ही दिल खराश किस्म के जो है ना वो इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस पर आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि यौमिया तायुन के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल किया गया। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता हो गया, जबकि ₹325.92 जो है वो महंगा हो गया और डीजल ₹1.39 महंगा हुआ है। नए दाम ₹382.25 मुकर्रर किए गए हैं। ये तो अब जी रोज़ रोज़ का काम है। चलें आगे बढ़ते हैं और खेल के मैदान से ये खबर है, चूँकि अगले साल वर्ल्ड कप है और उसकी तैयारियों का शानदार आगाज़ हो गया है। नेशनल चैम्पियंस में फ़खर ज़मान की जानिब से सेंचुरी जड़ दी गई है। पाकिस्तान ग्रीन ने फातिहाना आगाज़ किया है, पाकिस्तान वाइट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। तो ये खेल के मैदान से ये भी एक अहम खबर है। आगे मज़ीद खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं, बताएं आप। तो हमारी पहली बड़ी खबर जो हमने पहले भी जिक्र किया टॉप स्टोरी में, अमरीकी सदर वाली हमेशा की तरह फिर वो जो है ना बयानबाजी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी समंदरी गुज़रगाह आबने हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्हें ईरान पर एतमाद नहीं है, वो आबने हुर्मुज़ में कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन उसे सख्त जवाब मिलेगा, ये उनकी जानिब से कहा गया। बिल्कुल, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी बहुत मजबूत पोजीशन है। और दूसरी जानिब अमरीकी जो सेंटकॉम है उसने तस्दीक की है कि पैनमा के बहरी जहाज़ को वार्निंग नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया गया है, क्योंकि वो ईरान के खिलाफ नाकाबंदी की खिलाफवर्जी कर रहा था। जहाज़ के इंजन पर मिसाइल दागे गए हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ पर अमरीका का 100% कंट्रोल है। तो ये एक
रेटरिक्स हैं, एक बयानबाजी है जो दोनों जो फरीक हैं, जाहिर है ये एक नैरेटिव की जंग है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देखें दोनों फरीकैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जो ऑडियंस है डोमेस्टिक, जो अपनी जिसे कहते हैं ना जनता है, तो वो उसको ये बता सकें कि हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोई उनकी बात वैसे सुन नहीं रहा, ये उनकी बात मान नहीं रहा, ये भी दुनिया देख रही है। लेकिन अमरीकी सदर खैर उनकी हम सुनते रहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर बात की है, एक दफ़ा फिर उन्हें सुन लेते हैं। I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. ये तो जी जंग का जो एक फरीक है उनकी बातें थी, अमरीकी सदर की बातें थी। जंग का जो दूसरा फरीक है यानी ईरान, वो ये कह रहा है कि शराइत हमने साजिशों के ज़रिए अमरीका तक पहुंचा दी हैं, जब तक उन्हें तस्लीम नहीं किया जाएगा आबना हरमूज़ बंद रहेगी। ये दो टोक उनका जो है ना मौक़िफ़ है। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई की जानिब से ये दो टोक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अमरीका को जंग ख़त्म और हमारे असासे बहाल करना होंगे, तो वो इन चीज़ों पे जो पहले दिन से कहते आ रहे हैं वो स्टिक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो डटे हुए हैं और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने भी दुश्मन को खबरदार किया। उन्होंने कहा है कि दोबारा खतरात का सामना हुआ तो तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। इस वक्त खलीज फारिस में अमेरिका का एक भी जहाज मौजूद नहीं है और वजीर खारजा अब्बास अरागची बोले कि हालिया जंग ने साबित कर दिया कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है। अच्छा, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय भी नहीं है कि ईरान ने बहुत ही हिम्मत का मुजाहिरा किया है और ईरान ने खुद को मनवाया है, अमेरिका को टफ टाइम दिया है और इसराइल के भी जो ख्वाब थे ना वो भी चकनाचूर हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ईरान से इस किस्म की रिटेलिएशन। और मेरे ख्याल से शायद दुनिया भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ईरान जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ द वे आया, एक सडन आया और अचानक एक झटका होता है पूरी दुनिया को। वरना देखें एक तरफ सुपर पावर सो कॉल्ड कह लें, लेकिन सुपर पावर बहरहाल है, और एक तरफ ईरान जो कि पाबंदियों का शिकार और 50 साल से ऑलमोस्ट पाबंदियों का शिकार। तो ऐसे मुल्क का डट जाना भी ये एक बहुत बड़ी, बल्कि ये जीत है, ये ऐसे मुल्क का डट जाना भी जो कि सामने सुपर पावर अपने आप को कहने वाले मुल्क हों और एक तरह से नाकों चने चबवा दिए हैं। और वो तो आपने पिछले दिनों सुना होगा, अमरीकी जो ऑफिशियल्स हैं, अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि बड़े टफ लोग हैं ईरानी जो हैं, तो वो अब अमरीका भी यानी आपका मुखालिफ जो मैदान जंग में बरसरे पैकार है, आपका मुखालिफ ये मान रहा है कि बहुत टफ लोग हैं। बिल्कुल ऐसी, और फिर सिर्फ मैदान जंग में टफ नहीं है, नेगोशिएशन में भी उतने ही टफ है, उतना ही टफ टाइम दिया। लेकिन पाकिस्तान ने अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, दोनों फरीकैन को बिठाया मुसलसल, और अभी भी जो है ना पाकिस्तान इसी कोशिशों में है कि अभी भी दोनों फरीक बैठें और एक बार फिर से जो है ना वो राउंड हो टॉक्स का दोबारा से, और जो ये मामला है वो अपने हतमी जो है ना वो कहते हैं ना कि मराहिल में दाखिल हो और इनका कोई जो है ना वो हल निकले। इसी वजह से खिते में अमन के मिशन के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किए। सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से उन्होंने मुलाकातें की हैं। ईरान अमरीका कशीदगी खात्मे और आलमी सूरत हाल पर उनके दरमियान बातचीत हुई। फिर दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, ये मोहसिन नकवी के जो दौरे हैं ये इंतहाई अहम नौइयत के हैं और यकीनी तौर पर तारीख में ये याद भी रखे जाएंगे। पाकिस्तान का किरदार जो है वो तारीख में याद रखा जाएगा। पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत और नाकाबिल तस्खीर हैं, ये एक अहम नौइयत का बयान। पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए संजीदगी और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है, मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। जबकि ईरानी सदर ने कहा कि बरादर मुल्क के साथ ताउन वसी करने के लिए तैयार हैं। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग से खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती में मदद मिलेगी। अब देखें ये पाकिस्तान का हमसाया, देखें हमसाए चेंज नहीं होते, यानी आप अपनी टेरिटरी चेंज नहीं कर सकते। और इस्लामी मुल्क और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स भी हैं, यानी हम ये जानते हैं, और क्यों ना हो, मतलब इस्लामी मुल्क है हमारा, ब्रदर मुल्क है, तो ये एक मौका भी पाकिस्तान के पास आया कि ये जो टाइज हैं ये मजबूत की जाएं। पाकिस्तान ने किया, देखें वो, और दूसरी अच्छी बात यह है कि वो तस्लीम कर रहे हैं, जो हमारे ईरानी भाई हैं वो पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया वो तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक जैसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान ने कोशिश की
कि हम ईरानी भाइयों को इन चीज़ों से बचाएं, दुनिया को इस सारी कशीदगी से बचाएं। और सबसे मैं फिर कहूँगा अच्छी बात यह है कि ईरानी भाई जो हैं वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। तो ये एक इन सारे सिनेरियो में जो एक अहम इशू जो अभी तक हल नहीं हुआ वो आबना हरमूज का है। और पाकिस्तान इससे जुड़ी तेल की कीमतें और पाकिस्तान देखें और पाकिस्तानी बेचारे इससे डायरेक्ट जो है ना वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 80% जो तवानाई के जो तेल है, जो गैस है, वो वहीं से इन्हीं रास्तों से आ रही होती है। इंटरनेशनली मार्केट में कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो इस कशीदगी की वजह से जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं। ये खबर पढ़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा ख्याल है मैं पढ़ देती हूँ खबर। ये प्लीज आप शुरू करें। हाँ। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $90 के करीब पहुंच गया, जबकि अमरीकी खाम तेल $83 से तजावुज कर चुके हैं। और पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन में पेट्रोल ₹1.70 सस्ता, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा कर दिया गया। और पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर की गई और हाई स्पीड डीजल ₹382.25 तक जा पहुंचा है। मौसम, मेरा ख्याल है आप सुबह जब उठते होंगे तो आप सबसे पहले यही सोचते होंगे कि आज पेट्रोल कितना महंगा होगा। नहीं, पहले सोने से पहले बोले हैं, पहले सोने से देखिए, क्योंकि ये रोज का काम हो गया ना। 12 बजे से पहले पता है कि भाई वो कुछ ना कुछ होने वाला है। तो पहले नींद नहीं आती और फिर उठते साथ भी जब वही चीज़, जाहिर है यहाँ आना होता है तो हमने चीज़ें देखनी भी होती हैं कि क्या भाई चल रहा है सारा कुछ। तो उठते साथ जब ये खबर आती है ना सामने कि दोबारा महंगा, देखें ये मसला ना तब तक हल नहीं होना जब तक ये जो मेन मसला है यानी जंग का जो ये कशीदगी है ये मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाती। ये तब तक हमें इस चीज़ के लिए तैयार भी रहना है। और इसका देखें, मुझे ये लगता है ठीक है समहाउ हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, लेवी बहुत बढ़ा रही है, लेवी कम की जा सकती है, लेकिन ये जो एक इशू है ना ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। यानी ये जंग चूंकि चल रही है और दोनों फरीक जो हैं वो इस एक बात पे बहुत ज़्यादा स्टिक हैं कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते अब मैं हरमूज नहीं खुलेगी, तो तब तक फिर हम भी ये देखते रहेंगे कि आज ये हो गया और कल ये हो गया। सुबह उठते साथ रात को सोने से पहले बिल्कुल ये एक तरह दवाई बन गई है ना वो। जैसे चलें खैर आगे, एक कराची का जो डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं और कराची में जो एक बहुत ही दिल खराश वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, और वो केस है जी मीर रज़ा की हलाकत का, जहां केस में अब कत्ल के शवाहिद भी मिलने लगे हैं। ये खुशाइंद बात है, चूँकि केस शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लाइंड केस है, ये पता नहीं हल कैसे होगा। सबसे पहले एक अहम पेशरफ से आपको आगाह करें कि मकतूल ने आखिरी रात जिस गाड़ी में सफ़र किया था उसका ड्राइवर और उसका बयान सामने आ गया है। एहसानुल्लाह ने बताया कि 28 जुलाई को 3:57 पर राइड बुक हुई, 4:09 पर सफ़र का आगाज़ हुआ है जी। ये उनकी जानिब से कहा गया कि खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड और फिर मिलेनियम मॉल से जौहर मोड़ की तरफ गए और जौहर मोड़ से मौसमियात और फिर बेकरी से आगे वो गुजरे। एक बेकरी का उन्होंने जिक्र किया। फिर लड़के ने गाड़ी में ब्लूटूथ पर मोबाइल के जरिए गाने लगाए। इस दौरान किसी का फ़ोन आया, ना ही उसने किसी को फ़ोन किया। ये वो मीर रज़ा के हवाले से बता रहे हैं। मीर रज़ा ने कहा कि गाड़ी तेज़ चलाओ, हमें जल्दी पहुँचाओ। तो मज़ीद ड्राइवर की जानिब से क्या बयान दिया गया, क्या गुफ्तगू की गई, वो आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवा देते हैं। जिस टाइम हम तारिक रोड में जा रहा था तो उसने कहा था खान लोकेशन देखने का ज़रूरत नहीं, मैं आपको रास्ता फॉलो कर रहा हूँ। जैसे वो रास्ता बता रहा था हम उसी रास्ते पे बिल्कुल जा रहा था। तो तारिक रोड से जो है ना बदराबाद से आगा खान अस्पताल की तरफ, आगा खान अस्पताल की तरफ से आगे ये स्टेडियम से मिलनी माल से परफ्यूम चौक से जवाहर मोड़ की तरफ से जो है ना फिर वो जो समामा की तरफ जो रास्ता जा रहा है, मौसमियात की तरफ जो रास्ता जा रहा है, फिर मैंने वो उसमें वो कहा था उस रोड पे ले लो। फिर बिल्कुल मैंने उसी के कहने पे उस रोड पे ले लिया। फिर उसने अपना फोन से जो है ना गाना लगाया और फिर वो रास्ता फॉलो कर रहा था। मैं उसी रास्ते पे जा रहा था और उसने रास्ते में न किसी से बात किया न किसी से फ़ोन किया, क्योंकि हमारा सही ध्यान भी नहीं पड़ा। हम खुद गाड़ी चला रहा था, उसने बोला गाड़ी तेज़ चलाओ, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचाओ, बस सिर्फ इसने इतना कहा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और इस किस्म के केसेस को रिपोर्ट करते हुए मौज़म बहुत ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ होती है, दुख होता है, लेकिन समाज जो है वो पहले दिन से केस को परसू कर रहा है और एक जो हक़ाइक़ हैं, तहक़ीक़ात से मुतालिक जो पेशरफ्त हैं वो अपने नाज़रीन को जो है ना वो उनके साथ शेयर कर अपडेटेड रखे हुए हैं। तो तहक़ीक़ात में मज़ीद रोज़ाना की बुनियाद पर हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मेडिकल एग्जामिन रिपोर्ट में ये कहा गया कि मीर रज़ा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और शनाख्त मिटाने तक की कोशिश की गई।
फिंगरप्रिंट भी मौजूद ना होने का इंकशाफ हुआ है। फिर इसके साथ साथ जिस्म और शर्ट से तेजाब के शवाहिद भी मिल गए हैं। अच्छा, ये जिस तरह कत्ल किया गया है और जिस तरह शनाख्त छुपाने की कोशिश की गई है, यानी मुल्जिम या मुजरिम ये चाह रहे थे कि हम किसी भी तरह ये इस बंदे की शनाख्त ही ना हो पाए, बल्कि आपको ज़्यादा बेहतर समझते बिल्कुल। होंगे इस किस्म के देखें, वो मामलात ये को। टेक्निकलिटीज़ में ये चीज़ आ जाती है कि अगर उस बंदे की आप शनाख्त ही मिटा देंगे तो आप उसको कैसे, पहले तो आपने वो बॉडी जो है वो सामने साबित करनी है कि ये इस शख्स की बॉडी है। अगर फ़र्ज़ करें केस में किसी बंदे की बॉडी ही साबित नहीं होती, केस क्या रह जाता है? तो वो ये करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कामयाब खैर नहीं हो सके। खैर कहते हैं कत्ल अपना निशान छोड़ जाता है और यकीनी तौर पर जो इदारे हैं वो काम भी कर रहे हैं। खून के नमूने जो हैं उसमें बेहोशी की दवा के अज्जा भी मिले हैं और DNA वालिदैन से मैच कर गया। ये कोशिश की जाती है जब इस तरह के काम किए जाते हैं ना, तेज़ाब गर्द यानी इससे जलाया जाता है, ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह DNA तक जो है ना उस बंदे का ख़त्म करने की कोशिश की जाए, यानी उसका वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए, जिसमें खैर वो कामयाब नहीं हो सके चूँकि अब ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और चीज़ें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे जो है वो बयानात लिए जाएंगे गवाहान के, जो लोग इससे रिलेट हैं, किन से उनके ताल्लुकात थे, फोरेंसिक्स होंगे उनकी जो कि हो भी रहे हैं, उनके मोबाइल से किन किन लोगों से उनका ताल्लुक था, किन किन लोगों से वो बातचीत कर रहे थे। तो यकीनी तौर पर हम तवक्को भी ये करते हैं कि ये जल्द अज जल्द जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और अब एक नज़र डाल लेते हैं सिंध और KP से कुछ अहम खबरों पर। उबाड़ो में रौंती कच्ची में फरार डाकुओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। डाकू राजिब शर और मोरियो शर के ठिकानों पर पुलिस के ड्रोन हमले। दोनों डाकू गुज़िश्ता रोज अदालत से फरार हो गए थे। हैदराबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अहाते में आतिशज़दगी, रेस्क्यू टीम आग पर काबू पाने में मसरूफ। ठलगढ़ी हसन की नहर में 60 फीट चौड़ा शिगाफ, सैकड़ों एकड़ धान की फसल ज़ेरे आब। मुतासरीन का महकमा आपाशी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खैरपुर PS30 ज़मीनी इंतखाबात, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सोबोडेरो टाउन चेयरमैन एजाज खोड़ो को नोटिस जारी कर दिया गया। खाली निशिस्त पर 16 अगस्त को पोलिंग होगी। मीरपुर खास में 2 रोज कबल घर में लड़के और लड़की की हलाकत का वाकया। पुलिस पर मुसल्लह हमले का मुकदमा 48 अफराद के खिलाफ दर्ज। एबटाबाद में बीवी की नाराजगी पर फायरिंग, ब्रादर निस्बती और कजन जाँ बहक, फायरिंग करने वाला भी जख्मी। हरिपुर हत्तार इंडस्ट्रियल एस्टेट में जेरे तामीर फैक्ट्री में काम के दौरान पिलर गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। करक में सरकी लवागर के करीब पुलिस और इश्तिहारियों में मुकाबला, जख्मी मुलजिम समेत 3 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। बनू थाना बेरियान के इलाके खनी किला में सड़क को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। जोरदार धमाके से सड़क तबाह, गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर। मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते असरात, दरख्तों की कटाई और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ बुनेर के नौजवानों ने 5 दिनों में 1000 पौधे लगाकर शजरकारी की नई मिसाल कायम कर दी। ऑलराइट जी, अब कुछ बात कर लेते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद यानी जुड़वा शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है और पानी का बहाव वहाँ पर कैसा है। तो आज सुबह सवेरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं किस हद तक जो है वो रोड्स पर पानी खड़ा है। तो सूरत हाल ये है कि मूसलाधार बारिश की वजह से नाला लई में पानी की सतह खासी बुलंद हो गई है। कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके साथ साथ गवाल मंडी में पानी की सतह 19 फीट तक पहुंच गई है और नशेबी इलाकों में लोगों को इनखला की हिदायत भी कर दी गई है। और आप खुद भी ये मनाजिर देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर कि किस तरह से हद निगाह पानी ही पानी है। और यकीनी तौर पर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो इलाका मकीन है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। उनका जो रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम ने, उनसे जान लेते हैं। यासिर, क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पर बताइएगा, और जो नकासी आब का अमल है वो शुरू हुआ है?
देखिए सिचुएशन ये है कि इस वक्त नाला लई में हम ग्वाल मंडी के मुकाम पर मौजूद है और यहाँ पर पानी की सतह जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ बुलंद होती जा रही है। इस वक्त जो नाला लई में ग्वाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह है वो 19 फीट के सतह को क्रॉस कर चुकी है और इसके इर्द गिर्द जितने नशेबी इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त भी सायरन बजाए जा रहे हैं और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो रही है, इसलिए वो कायम किए गए इमरजेंसी कैंपेज में मुंतकिल हो और यहाँ से इस इलाके से निकल जाएँ, क्योंकि पानी की सतह बुलंद होकर नशेबी इलाकों में दाखिल होने का खदशा मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान यहाँ पर गाए बगाए मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और लोगों को इस हवाले से आगाह करने के साथ उन्हें वहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हदायत भी कर रहे हैं। रात गए से जब यह बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तो नमाज फजर के बाद इसमें तेज़ी आई और मूसलाधार बारिश के बाद जुड़वा शहरों में अब तक ज़िला इंतज़ामिया का यह कहना है कि तकरीबन 75 मिलीमीटर से बारिश जो है ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जितना कैचमेंट एरिया था इस्लामाबाद में नाला लई का जहाँ से पानी आता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई और उसके साथ जब पिंडी में बारिश हुई तो नाला लई में पानी की सतह बुलंद हुई। इस वक्त भी नाला लई में कटारियाँ के मुकाम पर जो मुकाम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर है वहाँ पर पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद है और आज ये 22 फीट तक बुलंद हुई। कटारियाँ से लेकर ग्वाल मंडी और स्वां तक लेकर जितने नशेबी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को वहाँ से निकलने की हदायत की जा रही हैं। रावलपिंडी में 75 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ नशेबी इलाकों में जहाँ जहाँ पानी जाता था वहाँ पर रेस्क्यू 1122 के साथ वासा का अमला तैनात किया गया। वासा की हैवी मशीनरी भिजवाई गई और वासा की हैवी मशीनरी से वहाँ से पानी निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने दीगर इदारों से भी मामनत तलब की है और इस वक्त शहर भर में जहाँ पर नशेबी इलाके हैं वहाँ पर टीमें भिजवाई गई है ताकि अगर पानी वहाँ पर किसी भी घर में दाखिल होता है तो फौरी तौर पर उसकी निकासी का इंतज़ाम किया जा सके। ठीक है, यासिर हमारे साथ ही मौजूद रही है, बता रहे हैं कि इंतज़ामिया मुतहरिक है और सबसे अहम बात यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस अब दी जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जो ज़िला इंतज़ामिया है वो ज़रूर फॉलो करें। नाला लई में पानी की सतह खासी बुलंद हो गई है तो वहाँ पर भी एहतियात बरतें। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, गंदगी जब नज़र आती है पानी में तो ये और ज़्यादा उसको जैसे जो पिक्चर जो है वो ख़राब कर देती है। तो खैर वासा का अमला मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है पानी की निकासी का अमल जो है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन बारिश वो कहते हैं जब ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आ जाता है। तो पानी चूँकि ज़्यादा आ चुका है तो ऐसे में जो आवाम हैं उनको भी ख्याल रखना है। यासिर ये बताइए कि इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक आपको नज़र आ रही है ग्राउंड पे और जो ज़िला इंतज़ामिया के जो सरबराहान हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं, चूँकि हालात तो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए ज़िला इंतज़ामिया तो मुतहरक ही है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब ज़िला इंतज़ामिया के मुतहरक होने से मामलात जो है वो उनका हल होना नज़र नहीं आता। ज़िला इंतज़ामिया मुतहरक हो इसके बावजूद भी नशेबी इलाकों में पानी जाता है, लोगों के गलियों घरों में पानी जाता है और उसको निकालने के लिए पहले से जो है वो बाकायदा तौर पर प्लानिंग की गई थी। नशेबी इलाकों को टारगेट करके वहाँ पर वासा का अमला भिजवाया गया था और उसके साथ साथ हैवी मशीनरी जो है वो भिजवाई गई थी ताकि फौरी तौर पर वहाँ से पानी की निकासी का इंतज़ाम मुमकिन किया जा सके। लेकिन चूंकि अब नाला लई में भी पानी की सतह बुलंद हुई है तो जितना साथ इसके एरिया था जो नशेबी इलाका कहलाता है उस नशेबी इलाके की चूंकि सीवरेज सारी यहाँ पर आती है, यहाँ पर पानी की सतह बुलंद होने से अब पानी जो है वो नशेबी इलाकों की तरफ जाने का खदशा मौजूद हुआ है। इसी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, DC वासा का अमला, वासा के अफसरान और दीगर रेस्क्यू 1122 का अमला जो है उन तमाम नशेबी इलाकों में जो कटारियाँ से लेकर स्वां तक है इसके अतराफ़ में जितने नशेबी इलाके हैं वहाँ पर तैनात किया गया है। हैवी मशीनरी को टारगेटेड एरियाज़ में तैनात किया गया है ताकि जहाँ पर ज़्यादा पानी जाता है फौरी तौर पर वहाँ से पानी की निकासी की जाए और लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। थोड़ी देर कबल यहाँ पर MD वासा आए थे, उन्होंने यहाँ पर पानी की सतह का जायज़ा भी लिया जिसके बाद वो फौरी तौर पर यहाँ से नशेबी इलाकों की तरफ रवाना हो गए। उन्हीं से हमें ये मालूम हुआ कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी भी जो हैं वो रावलपिंडी के नशेबी इलाकों के दौरे पर और तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं और इसके साथ साथ नशेबी इलाकों के मकीनों को वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत भी की जा रही है, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया ने अब पुलिस की मामनत भी तलब कर ली है। ठीक है, लोगों को तो महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए जो है वो वार्निंग जारी की जा रही है, लेकिन मुझे यासिर ये बताएं कि वासा का अमला कहाँ पर है, उनकी क्या कारकर्दगी है?
देखिए, वासा के अमले की कारकर्दगी अगर इस मानसून के सीज़न के पिछली 2 बारिशों में देखी जाए तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आती कि निशेबी इलाकों में पानी ठहरा भी, घरों में भी दाखिल हुआ और लोगों का नुकसान भी हुआ, और सड़कों पर पानी जब ठहरा तो लोगों की आमदोरफ्त भी मुश्किल हुई। लेकिन उनकी जानिब से बार बार यही कहा जाता रहा कि हमने हैवी मशीनरी जो है वो निशेबी इलाकों में भेज रखी है और अपना अमला वहाँ पर तैनात कर रखा है, अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर रखी है, उन्हें अलर्ट पे रखा है। लेकिन पिछली 2 बारिशों ने वासा की कारकर्दगी का पोल जो है वो खोल दिया था। जगह जगह से ये शिकायत मौसूल हुई कि लोगों की दुकानों, घरों में पानी दाखिल हुआ, लोगों के माल का नुकसान हुआ। ये बताइए लेकिन कि इसके बावजूद आज ठीक है, अगर बारिश होती है या सूरत हाल जब ख़राब हो जाती है ग्राउंड पे तब शायद उनका अमला नज़र आ जाता है, लेकिन ये बताइए कि इसके पेशगी इंतजामात करने होते हैं, पेशगी इसकी जो है तैयारी करनी होती है, ड्रेनेज सिस्टम साफ़ करना होता है, सारा एक आपको पता होता है कि ऐसा मौसम आ रहा है जिसमें बारिश होनी है, तो इससे पहले कोई इक़दामात किए गए थे ऐसे? देखिए, इसका बाकायदा तौर पर सालाना करोड़ों रुपए में फ़ंड मंजूर होता है और उस फंड के तहत ही नाला लई और इसके जितने कैचमेंट एरियाज़ और जितने इसके मुल्हिका नाले हैं वहाँ पर सफाई का काम भी किया जाता है। लेकिन अब तक उस सफाई का कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। गुज़िश्ता 2 बारिशों को भी अगर आप मद्देनज़र रखें तो उन 2 बारिशों में भी कमेटी चौक, मिल्लत कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, सादकाबाद के मुख्तलिफ इलाके ऐसे थे कि वहाँ पर सफाई के बावजूद पानी जो था वो घरों में लोगों के दाखिल हुआ, लोगों की दुकानों में दाखिल हुआ, और मरी रोड का एक स्पेसिफिक एरिया जो था वो तालाब का मंजर पेश कर रहा था। तो फ़ंड मंजूर होने के बावजूद, पेशगी मनसूबाबंदी होने के बावजूद जो है वो काम उस सतह पर नहीं किया जाता कि पानी अगर आए लोगों के घरों में दाखिल होने से उसे रोक लिया जाए या ऐसे इंतजामात किए जाए कि पानी किसी के जान और माल को नुकसान ना पहुंचा सके। तो वासा अपनी पेशगी मनसूबाबंदी की प्रेस रिलीज़ ज़रूर जारी करता है, उस पर ब्रीफिंग ज़रूर देता है और लोगों को ज़रूर आगाह करता है कि हमने पेशगी मनसूबाबंदी कर ली है। लेकिन उस हवाले से कोई इक़दामात ग्राउंड पर नज़र नहीं आते, जिसके बाद जो गुज़िश्ता 2 बारिशें थी अगर आप उनको देखें तो ये तमाम तर हालात और वाक़यात जो हैं वो वासा की कारकर्दगी और उनकी पेशगी मनसूबाबंदी जो है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो छोड़ जाते हैं। बिल्कुल यासिर, आप ठीक कह रहे हैं कि पानी इतना ज़्यादा है कि हद निगाह पानी ही पानी है, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब है, लेकिन वासा का अमला गायब है और वासा के अमले की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी अगर ये कहा जाए कि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है तो ये गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने हमें अपडेट किया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे क्योंकि मज़ीद भी बारिशों की जो है ना वो पेशगोई की गई है। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं, तरह से हर तरफ पानी और गंदगी दिखाई दे रही है और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ा है कि जो इंतज़ामिया है उसकी कारकर्दगी जो है ना वो सिफर है। और बिल्कुल ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसमें बाकायदा सायरन भी बजाए गए हैं, वो अपने नाज़रीन को दिखाते भी और सुनवाते भी हैं। चलिए जी जनाब, ये तो आपने देखा किस तरह से सायरन बजाया गया और क्या सिचुएशन है रावलपिंडी में, और आपको मजीद भी दिन भर अपडेटेड रखेंगे कि वहाँ पर मजीद जो है वो बारिशें किस तरह से होंगी और किस तरह से जो इंतजाम की कारकर्दगी होगी। बहरहाल अभी आगे बढ़ते हैं आपके दिन की। हाँ, जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि आज नौजवानों का आलमी दिन है, तो दुनिया भर में हर साल 12 अगस्त को नौजवानों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है। और मकसद इसका क्या है? मकसद नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करना और उन्हें दरपेश मसाइल पर तवज्जो दिलाना है। बिल्कुल, और ये तवज्जो गाहे बगाहे दिलाई जाती है, लेकिन आज चूंकि एक मखसूस दिन है और दिन मनाने का मकसद भी यही होता है कि जो इस पे तवज्जो मबजूल करवाई जाए। किस तरह तवज्जो मबजूल करवाई जा सकती है, अलीना शाहिद रिपोर्ट कर रही हैं। किसी भी मुआशरे में हाल को तराश कर मुस्तकबिल तामीर करने वाला अनमोल असासा नौजवान, जिनकी तालीम, हुनर, रोजगार और फैसला साजी में शमूलियत को दुनिया भर में खुसूसी अहमियत दी जाती है। यूथ जो है वो बेसिकली हर मुल्क की जो है वो एक ताकत होती है, ठीक है। अगर उनको सही रहनुमाई और अच्छी तालीम से नवाजा जाए तो मेरे ख्याल से कि वो हर शोबे में बेहतरी और तरक्की ला सकते हैं। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ हमारे हुक्मरान या अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो यूथ के ऊपर भी उतना ही डिपेंड करता है।
हमें चाहिए कि हम अपनी स्किल्स, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा किरदार अदा करें। इंटरनेशनल यूथ डे नौजवानों के मसाइल और इनके लिए दस्तयाब मौक़े की निशानदही और आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए अहम मौक़े फराहम करता है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। ओके जी, एक जो हादसा पेश आया था उससे मुतालिक बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ब्रॉड पीक हादसे के शिकार को पैमाओं की याद में ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया है। हलाक होने वाले मुल्की और गैर मुल्की को पैमाओं को खिराज तहसीन पेश किया गया है। इसमें तकरीब का एहतमाम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया। तकरीब में शहरियों को पैमाओं और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ब्रॉड पीक हादसे में जान की बाजी हारने वाले को पैमाओं की याद में शमें भी रोशन की गईं। शुरका ने को पैमाओं की खिदमात को खराज अकीदत भी पेश किया। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। हाँ, आपका पसंदीदा खेल देखें नेशन है और हम भी, मैं मतलब कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिकेट लवर हूँ। तो खबर यह है कि पाकिस्तान ग्रीन ने पाकिस्तान वाइट्स को 5 विकेटों से हराकर वनडे चैंपियंस कप में फातिहाना आगाज कर दिया और 277 रन का हदफ 6 गेंदें कब्ल ही हासिल कर लिया। फखर जमान की सेंचुरी 123 रन की इनिंग्स खेली। और सबसे पहले अब जिक्र कर लेते हैं जो मीर रज़ा कत्ल केस का, उनकी हलाकत का, जहां केस में कत्ल के शवाहिद मिलने लगे हैं। ये खुशाइन बात है। सबसे पहले एक अहम पेशरफ से आपको आगाह करते हैं कि मकतूल ने आखिरी रात जिस गाड़ी में सफ़र किया उसके ड्राइवर का बयान अब सामने आ गया है। एहसानुल्लाह ने बताया है कि 28 जुलाई को 3:57 पर राइड बुक हुई, 4:09 पर सफ़र का आगाज़ हुआ। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड और फिर मिलेनियम मॉल से जौहर मोड़ की तरफ वो गए और लड़के ने गाड़ी में ब्लूटूथ पर मोबाइल के जरिए गाने लगाए। इस दौरान किसी का फ़ोन आया, ना ही उसने किसी को फ़ोन किया और ड्राइवर की जानिब से ये भी बताया गया है कि मीर रज़ा ने कहा कि गाड़ी तेज़ चलाओ और जल्दी पहुंचाओ। मज़ीद क्या कहा कि उनकी जानिब से वो आपको सुनवाते हैं। जिस टाइम हम तारिक रोड में जा रहा था तो उसने कहा था खान लोकेशन देखने का ज़रूरत नहीं, मैं आपको रास्ता फॉलो कर रहा हूँ। जैसे वो रास्ता बता रहा था हम उसी रास्ते पे बिल्कुल जा रहा था। तो तारिक रोड से जो है ना बदराबाद से आगा खान अस्पताल की तरफ, आगा खान अस्पताल की तरफ से आगे ये स्टेडियम से मिलनी माल से परफ्यूम चौक से जवाहर मोड़ की तरफ से जो है ना फिर वो जो समामा की तरफ जो रास्ता जा रहा है, मौसमियात की तरफ जो रास्ता जा रहा है, फिर मैंने वो उसमें वो कहा था उस रोड पे ले लो। फिर बिल्कुल मैंने उसी के कहने पे उस रोड पे ले लिया। फिर उसने अपना फोन से जो है ना गाना लगाया और फिर वो रास्ता फॉलो कर रहा था। मैं उसी रास्ते पे जा रहा था और उसने रास्ते में न किसी से बात किया न किसी से फ़ोन किया, क्योंकि हमारा सही ध्यान भी नहीं पड़ा। हम खुद गाड़ी चला रहा था, उसने बोला गाड़ी तेज़ चलाओ, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचाओ, बस सिर्फ इसने इतना कहा। तो जनाब ये बयान ड्राइवर का बयान था जो कि मंजर आम पर आया और आपने खुद भी सुना है। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में मज़ीद हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मेरा दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर्ब में मुब्तला हो जाता है जब मैं ये बता रही होती हूँ, रिपोर्ट कर रही होती हूँ। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, फिंगरप्रिंट भी मौजूद ना होने का इंकशाफ हुआ है और जिस्म और शर्ट से तेजाब के शवाहिद मिल गए हैं। इंतहाई तशवीशनाक और दर्दनाक ये वाक़या हुआ है। खून के जो नमूने हैं उसमें बेहोशी की दवा के अज्जा भी शामिल थे। मकतूल की शर्ट पर गोली के 2 सुराखों की निशानदही भी हुई है, जबकि DNA भी वालिदैन से मैच कर गया है। तहकीकात मज़ीद तेज़ भी कर दी गई हैं। 5 रुकनी तहकीकाती टीम में मज़ीद 2 अरकान को शामिल किया गया है। जिस बेदर्दी से ये कत्ल हुआ ना, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी है और दर्दनाक भी है। और देखें, बेहोश भी किया गया, तेज़ाब से जला भी दिया गया, गोलियां मारी गईं, तशद्दुद किया गया। पता नहीं ना जाने वो हैवान थे, कौन लोग थे, उनको भी ऐसी ही दर्दनाक सज़ा खैर मिलनी चाहिए। चूँकि निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों। वकील जो हैं मीर रज़ा केस के जिब्रान नासिर, उन्होंने एक दावा किया है कि सफ़ाक दरिंदों ने रज़ा को तेज़ाब से नहलाया भी है। नौजवान कत्ल से पहले 12 घंटे तक अगवाकारों की कैद में रहा। 1 से ज़्यादा लोग कत्ल में मुलव्वस हैं। गफलत बरतने पर पुलिस के 2 SSPs को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा उनकी जानिब से किया गया है। बिल्कुल ऐसे ये मुतालबा सामने आया जिब्रान नासिर की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पुलिस के 2 SSPs हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए क्योंकि उन्होंने गफलत बरती है इस केस में।
कराची के अंदर जो दरिंदा या दरिंदे सफाक तजुर्बेकार माहिर दनदनाते हुए खुले घूम रहे हैं, रजा के साथ क्या हुआ है? शर्ट के ऊपर ट्रेसेस हैं तेजाब के, यानी कि वो तेजाब जो उसके ऊपर फेंका गया वो उसकी शर्ट पे भी आया। तो ये जो उसका चेहरा मस्क हुआ है इसको डीकम्पोजिशन कहना बंद कर दें। तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। 4:38 पे सुबह को जब वो आखिरी बार नजर आया है और शायद वहाँ से गायब हुआ है, तो जिन्होंने उसको अगवा किया 12 घंटे उनकी कैद में था, 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। कोई मिनिस्टर हिम्मत ना करे अब मेडिकल के ऊपर सवाल उठाने की, वरना इस्तीफा दे करने से पहले हर लिहाज से साबित हुआ है कि क्या हुआ है। 8 दिन से SSP SIU अपनी जेब में स्मार्ट वॉच कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं। ये क्रिमिनल कंडक्ट है या सिर्फ लापरवाही है समीउल्लाह सुमरो की, या किसी को बचाने के लिए किया गया? DVR उस गेस्ट हाउस की गली का, वो DVR अपनी गाड़ी में लिए हुए SHO फिरोजाबाद अदील अफजल लेके घूम रहे हैं। तीसरी चीज मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन CTD वालों के पास पड़ा हुआ है। जुबैर नजीर शेख, हम कुछ नहीं कहते, हमने पहले कहा था अच्छी शोहरत के अफसर थे। क्या 4 दिन पहले 3 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की है? इन पे इल्जाम लगा है 5 करोड़ रुपए भत्ता लेने का। ये हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। उस दिन भी कहा था, फिर कहता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फाक दरिंदों को बचाते हुए ये हरकतें हो रही हैं, किसी आम कातिल को नहीं। और 1 से ज्यादा लोग जो 12 घंटे काबू रख सकते थे रजा को, और गुलिस्तान जौहर का थाना पहले दिन से शामिल है। रोज बॉडियां उठाते हो, तुम्हें नहीं पता ये तेजाब है? ये मुतालबा है खानदान का। समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नजीर शेख, SHO फिरोजाबाद अदील अफजल साहब और जो आपने सस्पेंड किए हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 201 में करें इनके खिलाफ। तो जनाब ये गुफ्तगू आपने सुनी, जिब्रान नासिर किस तरह से बता रहे थे कि क्या क्या जुल्म हुआ है मीर रज़ा के साथ। और अभी तो हम मीर रज़ा को रो रहे हैं कि एक और इंतहाई अहम और तशवीशनाक मामला सामने आ गया है। अब वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। बहुत ही दिल दहला देने वाले रज़ा खेज़ जो है ना वो इंकशाफात सामने आए हैं। पंजाब में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के लर्जा खेज़ एदाद शुमार सामने आ गए हैं और 2 साल में 5000 से ज़्यादा बच्चे दरिंदगी का निशाना बने हैं। तहकीक के मुताबिक मुतासरीन में 7 से 12 साल के 62% लड़के शामिल हैं। हसास तरीन शहर और ख़तरनाक औकात भी सामने आ गए हैं। ये पंजाब की सूरत हाल बताई जा रही है। और पंजाब में मैं बल्कि पंजाब गवर्नमेंट और खुसूसी तौर पर CM पंजाब जो ये कहती हैं बार बार कि ख़वातीन और बच्चे उनकी रेड लाइन है। तो अगर पंजाब में ये सूरत हाल है, और दूसरा एक और चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद ये वो है जो रिपोर्ट हुई है। बहुत से ऐसे केसेस, शायद इससे ज़्यादा, शायद इससे डबल केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। वालिदैन डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, वो नहीं बताते। तो बच्चों का इस हद तक जिनसी इस्तेहसाल होना ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। पंजाब गवर्नमेंट को और CM पंजाब साहिबा को फौरी इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये क्या दादोशुमार सामने आए हैं, जहांगीर खान अपनी रिपोर्ट में ये बता रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों के लिए पंजाब गैर महफूज होने लगा। बच्चे और बच्चियों के इस्तेहसाल के 5000 से ज़ायद वाक़यात। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की तहकीक ने खतरे की घंटी बजा दी। 2 बरस के दौरान जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होने वाले 5478 अफराद में 62% कम उम्र लड़के जबकि 38% बच्चियां शामिल हैं। मुतासरीन में 12 साल तक की उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। बॉयज़ की जो रेशो है वो ज़्यादा है, वो 62% है, और जो बच्चियों की रेशो है वो उससे कम है। सोशल मीडिया का इसमें भी एक वो एलिमेंट हो सकता है, और जो बच्चों को अब्यूज़ करते हैं वो भी मेल है। बच्चों और बच्चियों से ज़्यादती, तशद्दुद और दीगर जराइम के तज्ज़िये के बाद 3 शहर इंतहाई हसास करार दिए गए, जिनमें फैसलाबाद सर फहरिस्त, कसूर दूसरे और मुल्तान तीसरे नंबर पर है। इन 3 शहरों में कम उम्र बच्चों को निशाना बनाने का रुझान दीगर शहरों की निस्बत कहीं ज़्यादा सामने आया। रूरल एरियाज़ हैं, मुजफ्फरगढ़ का एरिया है, जैसे जनूबी पंजाब का एरिया, वहाँ पे ये इशू नहीं है। वहाँ पे है, लेकिन हो सकता है उस तरह से रिपोर्ट नहीं होता वो क्राइम। अब इन एरियाज़ में अगर हम देखा जाए तो रूरल एरियाज़ जो है उसमें हमारा क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है। बच्चों के अगवा और ज़्यादती के ज़्यादातर वाक़यात दोपहर 12 से 3 बजे के दौरान सामने आए। जुमा, हफ्ता और इतवार के रोज़ वाक़यात की शरह सबसे ज़्यादा रही। और सबसे चौंका देने वाली बात, 77.8% वाक़यात में पड़ोसी, मुकामी दुकानदार या आसपास के अफराद मुलव्वस पाए गए। नेबरहुड वॉच का भी एक सिस्टम होना चाहिए कि आप ये नज़र रखें कि आपके इलाके में कोई गैर मुतल्लिका शख्स, एक उस पर नज़र रखनी है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल भी इसके ऊपर एतबार करीबी रिश्तेदारों पे भी नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे नाइट स्टे ना करने दें कहीं पे। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ वालिदैन और माशरे को भी अपना किरदार अदा करना होगा ताकि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके।
कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। ये दिल खराश जो आदाद शुमार हैं ये आपने सुने हैं और किस हद तक ये मामला बढ़ चुका है और इस पे एक तरह से इमरजेंसी की सूरत हाल में काम करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं और ये मौसम की कुछ बात कर लेते हैं। सुबह सवेरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होने वाली मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह खासी बुलंद हो गई है। कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद हो गई है, जबकि गवाल मंडी की अगर बात कर लें तो वहाँ पानी की सतह 19 फीट तक पहुंच गई है। नशेबी इलाकों में लोगों को इनखिला की हिदायत भी की गई है और नशेबी इलाकों में सायरन बजाए जा रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वासा की टीमें कहीं नजर नहीं आ रही। एक बार फिर से अगर ये कहा जाए कि इंतजामिया गफलत बरत रही है, इंतजामिया की कारकर्दगी सिफर है, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, तो ये गलत नहीं होगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर खुद भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि जिस तरफ देख रहे हैं ना, जिस तरफ नज़र दौड़ाएं उस तरफ पानी ही पानी है। गलियां, बाजार, हर जगह जो है ना वो पानी नज़र आ रहा है और डेफिनेटली जो फिर इलाका मकीन है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं ऐसी सिचुएशन में और सबसे ज़्यादा मुतासिर वहाँ उस एरिया के इलाका मकीन ही होते हैं। आपकी हर चीज़ इफेक्ट होती है ना, बच्चों का स्कूल जाना है वो इफेक्ट हो रहा है और जिन लोगों ने ऑफिस जाना है वो इफेक्ट हो रहे हैं। फिर अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना होगा हॉस्पिटल जाने के लिए। बिल्कुल ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हालात वर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही और सूरत हाल हम दिखा भी रहे हैं जिस हद तक वर्स हो चुके हैं। वासा कहाँ है, वासा की इंतज़ामिया कहाँ है? क्या असल बात यह है कि इस तरह के जिस दिन बारिश होती है उस दिन मैदान में आना उतना ज़रूरी शायद नहीं है जितना इससे पेश की इसके इक़दामात उठाना, इसके जो भी लवाजमात हैं वो पूरे करना, ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसे बेहतर करना, उसकी सफाई करना, तो ये सारा कुछ पेशगी करना होता है। खैर आज जब ये सूरत हाल पैदा हुई है और नाला लई में जब पानी की सतह बुलंद हुई है तो सायरन भी बजाए गए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। जनाब आपने देखा कि किस तरह से सुना भी, बल्कि किस तरह से सायरन बजाए जा रहे हैं। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आपको एक और अहम खबर दें। शदीद हीट वेव्स, ग्लेशियर का तेज़ी से पिघलना और मानसून की गैर मामूली बारिशें मुल्क के लिए बड़ा ख़तरा बन रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात के असरात कम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने सूबों के साथ मिलकर तरबियत याफ्ता हेल्थ वर्क फोर्स की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। देर है दुरुस्त है, अब देखते हैं कि काम शुरू कितनी देर तक जो है ना वो रहता भी है। ना सिर्फ शुरू बल्कि हंगामी बुनियादों पे होना चाहिए। जो सूरत हाल है, खुश्क साली, हीट वेव, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट जैसे हंगामी हालात से निमटने की तरबियत भी दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत सेहत डॉक्टर मुख्तार बर्द कहते हैं कि हेल्थ वर्क फोर्स किसी भी नागहानी आफत की सूरत में मुतादी और गैर मुतादी बीमारियों के फैलाव को रोकने के साथ साथ ज़हनी अमराज से मुतासिर अफराद, हामिला ख़वातीन और बच्चों को बरवक्त इमदाद भी यकीनी बनाएगी। तो समा के नुमाइंदे टीका खान सानी डॉक्टर मुख्तार बर्द के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। टीका खान बताइए। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत। इनसे हम बात करते हैं मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात के हवाले से जो पाकिस्तान की तैयारियां हैं। ये बताइएगा किस किस्म के ख़तरात मौसमियाती चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को और क्या तैयारियां हैं हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए? जी आप जैसा देख रहे हैं कि 2020 के बाद एक पैटर्न नज़र आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर हर साल हम हीट वेव्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हीट वेव्स के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। कराची के अंदर, लाहौर के अंदर इन्हीं हीट वेव्स की वजह से जो ग्लेशियर्स का मेल्ट डाउन आ रहा है और पानी का बहुत ज़्यादा बहाव बढ़ रहा है और उसको जिस तरह सप्लीमेंट कर रहे हैं क्लाउड बर्स्ट और हैवी मॉनसून्स, वो यकीनन एक ख़तरा का है। 2022 के फ्लड्स, 2025 के फ्लड्स में हमने देखा तकरीबन 6 करोड़ के करीब पॉपुलेशन जो है इफ़ेक्ट हुई। पीपल इन नीड जो थे वो 4 करोड़ से ऊपर लोग थे, डिस्प्लेस हुए और मुख्तलिफ़ चीज़ों से किया। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसी वर्क फोर्स तैयार हो कि जो खुदा न ख्वास्ता ये अगर पैटर्न के तौर पे डेवलप हो, पूरी हेल्थ का एक सिस्टम जो है वो अपने आप रोल आउट हो। उन लोगों की तमाम तर जिम्मेदारी ना सिर्फ उनकी कम्युनिकेबल डिजीज़ बल्कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मेंटल हेल्थ, मदर्स के लिए जो अगर कोई प्रेग्नेंट ख़वातीन है उनके लिए, माओं के लिए, नए बच्चों की वैक्सीनेशन और डिलीवरीज़ और तमाम चीज़ें। इसके लिए मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री की सिर्फ यह ख्वाहिश है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इन तमाम इदारों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान में कोई ऐसी डिज़ास्टर की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो सारे लोग अपना अपना काम समझ के फ़ौरन इन एक्शन आ जाए। ट्रेनिंग्स होंगी, उन लोगों की चीज़ें जो नए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। डिज़ास्टर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं,
कई जगहों पे सैलाब होगा, कई जगहों पे ड्राउट होगा, कई जगहों पे आपकी अनअवेलेबिलिटी, रास्ते कट जाने के मसले होंगे। कुछ जिम्मेदारियाँ जो आवाम ने करनी है, कुछ जिम्मेदारियाँ जो हुकूमत ने करनी है, और कुछ जिम्मेदारियाँ जो हैं वो तमाम जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने करनी है। उनकी आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगी, NDMA किस तरीके से इसको सारे को मैनेज करवाएगा, हेल्थ की क्या रिस्पांस होगी, उसके बाद मुख्तलिफ इदारों की क्या रिस्पांस होंगे, तमाम रिस्पांस के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस होगी। न सिर्फ हेल्थ वर्क फोर्स खुसूसी तौर पर तैयार की जा रही है, बल्कि उन तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है जो कुदरती आफात से निपटने के लिए मतलूब हों, दरकार हों। इस हवाले से इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिल के इसी के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया टीका खान, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, सरकारी स्कूल का अगर नाम हम सुने तो वो सुनते ही जहन में हमारे टूटी कुर्सियाँ आ जाती हैं, खस्ता इमारतें आ जाती हैं और तालीमी मसाइल का तसव्वुर हमारे जहन में उभरता है। मगर कराची के इलाके लियारी में एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जिसने ये तासुर ही बदल कर रख दिया। ये कैसे हुआ है, ये ज़रा बताएं। बिल्कुल मौज़म, मियाँ बीवी की अनथक मेहनत और हुकूमत सिंध की शराकती मॉडल ने इस दरसगाह को उम्मीद की अलामत बना दिया। और यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि माएँ भी अपनी बेटियों और बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में इल्म हासिल कर रही हैं। अब ये बड़ा अच्छा है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो ये क्या माहौल होता है उस टाइम, आपको रिपोर्ट करिए फरवाली। कारा भाई करीम जी स्कूल एक सरकारी स्कूल, लेकिन एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसका तसव्वुर हर वालिदैन करते हैं। इस स्कूल में क्या क्या सहूलियात हैं, आइए जानते हैं। बच्चों का इस्तकबाल मॉर्निंग ग्रीटिंग चॉइसेस से होता है, यानी बच्चा किस तरीके से अपनी टीचर से मिलेगा, वेव करेगा, हाई फाइव, हग, फर्स्ट बम्प या हैंडशेक करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चा अपनी टीचर से मिलता है। बच्चा आज कैसा महसूस कर रहा है? वो सुबह आते ही अपनी क्लास में सबसे पहले अपनी टीचर को ये बताता है, और यही चीज़ इस स्कूल को दीगर स्कूलों से मुनफरिद बनाती है। स्टूडेंट अगर पढ़ाई करते करते थक गए हैं तो पीस कॉर्नर के नाम से एक गोशा भी बनाया गया है जहां आराम किया जा सकता है, सोया जा सकता है और सुकून के कुछ लम्हात गुजारे जा सकते हैं। यहाँ टीवी देखना मना नहीं, क्योंकि 10 मिनट के स्क्रीन टाइम के ज़रिए बच्चों को जदीद दौर के लिहाज से सिखाया जाता है। इस स्कूल की एक बहुत ही ख़ास बात है, यहाँ प्री स्कूल क्लासेस को लंच दिया जाता है हफ्ते में 3 दिन। हमारे साथ एक ऐसी माँ और बेटी मौजूद हैं जो बच्ची तो यहाँ पढ़ती है और वालदा जिन्होंने यहीं से तालीम हासिल की वो अब यहाँ पढ़ा रही हैं। सामिया, मुझे ये बताइए कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपके लिए? एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। पहले हम सिर्फ ये समझ लिए कि हम बच्चों को पालते थे, लेकिन यहाँ से हमने ग्रो किया, एक अच्छी माँ बनने का एक्सपीरियंस यहाँ से भी हासिल हुआ। अब हम बच्चों की तरबियत करें, तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? डॉक्टर जोहानुल। डॉक्टर जोहा, यानी आप डॉक्टर हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या करना है आपको? पार्टनरशिप देखती हूँ। अच्छा ठीक है जी, ये डॉक्टर बनने का भी ख्वाब है इनका और ये बिज़नेस भी करेंगी, यानी पार्टनरशिप करेंगी। तो बच्चों के इसी तरीके के बहुत सारे ख्वाब हैं जो वो इस स्कूल में आके इस स्कूल के माहौल को देख के सीखना शुरू हों। हमारे साथ अरीबा और हुनैन मौजूद हैं, वो हस्बैंड वाइफ जिन्होंने इस स्कूल का नक्शा ही बदल दिया। हम उनसे कुछ बात करते हैं। अरीबा, मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ आई थी तो किस तरह की हालत थी और अब क्या हालत है?
जब हम यहाँ पे आए थे तो मैं और हुनैन बस यही सोचते थे कि बैठे कहाँ पे। आप हमें दिखाती भी रहेंगी और बताती भी रहेंगी कि भाई ये स्कूल कैसा था और कितनी मुश्किलात पेश आई हैं इस स्कूल को बनाने में। सबसे पहले तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम शुरू कहाँ से करें। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगी कि बच्चे जो है वो ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे थे, उनके पास प्रॉपर फर्नीचर नहीं था, डार्क क्लासरूम्स थी, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई पानी की सहूलत। बराबर में एक होटल है, वहाँ पे बच्चे पानी पीने जाते थे पीने का, और गेट पे कोई चौकीदार नहीं होता था, जिसका दिल चाहे वो अंदर आ जाए, जिसका दिल चाहे वो बाहर चला जाए। अच्छा, हुनैन से पूछते हैं कि जब वो इस स्कूल में आए तो क्या हालत थी और अब क्या सूरत हाल है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो इस स्कूल में खुसूसन होती हैं और जो दूसरे स्कूलों में नहीं होती। जब हम इस स्कूल में आए थे तो अरीबा वाली बात कि एक टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल लग रहा था और जिसको देख के लोग जो है वो दूर भागते थे। और आज ये गवर्नमेंट स्कूल दुनिया में जिस तरह स्टेट स्कूल्स होते हैं उस तरह का सिंध का गवर्नमेंट स्कूल एक इमेज प्रेजेंट कर रहा है। और सिर्फ ये स्कूल ही नहीं है, यहाँ सुबह में फॉर्मल स्कूल है, दोपहर में नॉन फॉर्मल स्कूल है और शाम में एक्स्ट्रा करिकुलम की एक लंबी फहरिस्त है। जिमनास्टिक है, बॉक्सिंग है, कराटे है, फुटबॉल है, ख़वातीन बाइक चलाना सीख रही हैं, ख़वातीन स्टिचिंग सीख रही हैं, IT क्लब है, डिजिटल मार्केटिंग है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। क्लासरूम के अंदर चलते हैं, क्लासरूम में ठीक है जी, ये वो क्लासरूम है। पहले इन डेस्क की हालत, इस क्लासरूम की हालत कैसी होती थी उन्हें? बहुत खस्ता हाल होता था। और अगर आप देखें कि इस वक्त ये क्लास में बच्चे इतने हैप्पी हैं, सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और इनका दिल करता है स्कूल आने का। लियारी के इस स्कूल में तालीम नए अंदाज में ज़िंदगी बदल रही है। ये इस बात का सबूत है कि अगर नीयत अच्छी हो तो कोई भी सरकारी तालीमी इदारा मिसाल बन सकता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ फरवा अली, समा, कराची। सोना जी, बड़ी ही अच्छी रिपोर्ट थी फरवा की और बड़ा अच्छा लगा देखकर कि किस तरह से जो है ना वो लियारी में काम किया जा रहा है। और फिर मौज़म वही आपके वाली बात, अगर हर बंदा अपना रोल प्ले करेगा ना तो मामलात और हालात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे, जैसे वो स्कूल के हुए हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, फैसलाबाद से आपको खबर देते हैं जहां पर गुलबर्ग रोड पर निजी बैंक के ATM बूथ में शहरी फंस गया और मोहसिन अली ने बताया कि बार बार कोशिश के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला। बैंक की हेल्पलाइन पर भी राब्ता किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला और फिर 2 घंटे बाद मोहसिन अली ने बूथ का शीशा तोड़कर खुद को बाहर निकाला। ये अपनी नौयत की एक अलग सी खबर है। हाँ, अलग सी खबर है, चूँकि शायद इससे पहले ऐसा कोई वाकया कम ही या शायद रिपोर्ट ना हुआ हो। तो ये समा जो है आपके लिए ये खबर ले आया है निकाल कर। और शहरी इससे अच्छा ये भी है कि एहतियात भी फिर बरतनी चाहिए। इट मीन्स कि यानी आप पैसे लेने जा रहे हैं, ये ना हो कि आप खुद फंस जाएं वहाँ। वही ना, 2 घंटे। तो ये इसका ख्याल रखना ही चाहिए। तो डेफिनेटली इस तरह की किसी भी तरह, ज़ाहिर है बच्चे भी जा सकते हैं, ज़ाहिर है जो पेरेंट्स हैं, जो मदर्स हैं, वो बच्चों को भेज देती हैं ATM दे के, तो बच्चों को भी थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कि किस तरह इसको खैर यूज़ करना है। बिल्कुल ऐसे ही। सादिकाबाद में कोश कबीले के सरदार समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। वाक़या अड्डा दीनू शाह अहमदपुर लम्मा रोड पर डेरे में पेश आया है, जबकि हलाक अफराद में सरदार आलमगीर खान, गार्ड माशूक खान और मेज़बान का बेटा यासीन कोश शामिल हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि सादिकाबाद में कोश कबीले के सरदार समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है और वाक़या अड्डा दीनू शाह अहमदपुर लम्मा रोड पर डेरे में पेश आया। हलाक अफराद में सरदार आलमगीर खान, गार्ड माशूक खान और मेज़बान का बेटा यासीन कोश शामिल है। अफसोसनाक ये खबर है, सादिकाबाद में कोश कबीले के सरदार समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया और वाक़या अड्डा दीनू शाह अहमदपुर लम्मा रोड पर डेरे में पेश आया। हलाक अफराद के हवाले से आपको बताते चलें तो हलाक अफराद में सरदार आलमगीर खान, गार्ड माशूक खान और मेज़बान का बेटा यासीन कोश शामिल हैं। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सादिकाबाद में कोश कबीले के सरदार समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। तो खबर वही है, अंदाज नया है और इस नए अंदाज के साथ मैं मौजूद हूँ। मेरे पस मंजर में आप देख रहे हैं बादशाही मस्जिद है जो कि लाहौर का दिल है और इस साइड से भी आप बखूबी तौर पर वाकिफ़ हैं। जैसा कि समा अपने नाज़रीन को मुसलसल 1 अगस्त से
इस सेट से हमारी जो ख़ास मेज़बान है इस सेट की, अभी हम थोड़ी देर में उन्हें इंशाल्लाह मदऊ करेंगे और उनसे जानेंगे कि 1 अगस्त से अभी तक का जो एक सफ़र रहा है जश्न आज़ादी, चूँकि एक बड़ा सेलिब्रेशन है, ऐसे में ये कैसे महदूद था कि मैं भी स्टूडियो तक लिमिटेड रहती, तो इस नए अंदाज के साथ खबर को आप तक नए अंदाज के साथ पहुंचाने के लिए मैं भी पहुंच गई हूँ जी जनाब यहाँ पर रूफ टॉप पर शाही किले के। और जी इस सेट की जो असल मेज़बान है, जिनका ये घर है, जिन्होंने 1 अगस्त से इस सेट का महाज संभाला हुआ है और आप तक एक नए अंदाज से जो समा की रवायत रही है खबरों को पहुँचाया, जश्न आज़ादी से मुंसलिक जितनी भी खबरें हैं, तो मेरा ख्याल है विदाउट फर्दर ड्यू मैं इन्वाइट करूँगी मिस महक असलम को। आइए जी अपना आप कैसी हैं शिरीन आप? मैं ठीक हूँ मिस महक। सुबह आज आपने हमें बुला लिया और हमने सोचा कि जी आज सुबह जाके यहाँ का सुबह का भी मौसम हम देखते हैं। मैं बिल्कुल आपके पास इसीलिए आई हूँ, सुबह आपको भी हमने इसीलिए तंग किया है क्योंकि हम तो खबरें देते हैं एक नए अंदाज के साथ। हमने सोचा कि क्यों ना आज हम ज़रा आपसे पूछें कि 1 अगस्त से आपने अभी तक हमारे नाजरीन को बखूबी तौर पे इंगेज किया है। मुझे याद है कि ना आपने मौसम की सख्तियाँ देखी, आपने तेज़ बारिशों में भी छतरी थाम के भी आपने यहाँ से लाइव ट्रांसमिशन की है। शायद हुब्बुल वतनी ऐसी होती है। बिल्कुल ऐसी होती है जी, जब आपकी वतन से मोहब्बत हो तो किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ या कोई भी परेशानी, मौसम की सख्ती, ना सिर्फ बारिश बल्कि हमने कड़कती धूप में भी काम किया है। बिल्कुल ये चीजें आड़े ही नहीं आती। लेकिन आपकी जो मेमोरीज है ना 14 अगस्त से सेंट्रिक वो हम गायब नहीं होने देंगे। ज़रा बताइए महक हमें कि 14 अगस्त से आपकी कैसी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, मुझे इतनी कोई अपनायत सी फील हो रही है। देखिए आपके साथ वक्त के साथ साथ आपकी पहचान बदलती है, लोग बदलते हैं, शायद माहौल भी बदल जाता है, लेकिन ये जो वतन से मोहब्बत है ना, यानी कि जो शाही किला हम यहाँ पर मौजूद हैं, पस मंजर में बादशाही मस्जिद है, लाहौर का दिल है, पाकिस्तान है जिसको हम भूल नहीं सकते कि जब भी हम पाकिस्तान या करारदादे पाकिस्तान की बात करते हैं नाज़रीन, तो वो मीनार जिसको मीनारे पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो याद करना बहुत जरूरी है। आप इस चीज से बिल्कुल बालातर हो जाए कि आपके वतन के अंदर क्या सियासी मामला चल रहा है, आपका अपना किरदार क्या है, इंडिविजुअली आपने अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर मौजूद जो शख्स, हम आज भी जिन देख रहे हैं लोग यहाँ पर मौजूद है, आज़ादी के हवाले से यहाँ पर डेकोरेशन हो चुकी है और डिस्प्ले बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर हुए हैं। और जब आप शाही किले के अंदर एंटर होते तो वो जो बखैर रागले वश अतके और मुख्तलिफ जुबानों में वेलकम किया गया है, देखिए ये यूनिटी है और इस यूनिटी का दर्स और इसी यूनिटी को हम पूरी दुनिया को दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। और आप देखें यही तो हमारी सकाफत है, यही तो हमारी डाइवर्सिटी। और हम देखते हैं कि माशाल्लाह हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं, हम मैं कहती हूँ किसी भी शहर चले जाएं, आप देखें हर जगह की ना महक कोई खास आप तो बहुत ट्रैवल करती हैं, कभी फैसलाबाद, कभी सियालकोट, कभी इस्लामाबाद, बल्कि कभी हाइकिंग पे भी चली जाती हैं। जज्बा एक जगह है हर जैसा, जज्बा पाकिस्तानी। तो आप बताएं कि आपको वैसे कौन सा शहर सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा दिल के बहुत करीब रहा है? अच्छा, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं इस मुल्क में पैदा हुई, एक आज़ाद रियासत में पैदा हुई हूँ जो कि हमारे बुजुर्गों ने हासिल की और कलमा तैयबा के नाम पर हमने ये मुल्क जो है वो हासिल किया। और फेवरेट अगर कोई सिटी तो वो कराची है जी। क्या बात है, तो मेरा शहर है। मैं कराची बार जाना पसंद करूँगी। लाहौर मेरा जो है वो आबाई शहर है, मेरी पैदाइश है यहाँ की, मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, लेकिन हर एक की अपनी अपनी पसंद है। बट अगेन पूरा पाकिस्तान हमारा है, ये सरहदें जिनकी हिफाजत हो रही है, आज हमारे फौजी जवान वहाँ पर मौजूद हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जिंदा कौमें अपने शोहदा को याद रखती हैं, तो वो शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत, वो कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, सियालकोट हो, मुल्तान हो, इवन बलोचिस्तान हो, केपी के हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर इसलिए आज़ादी है क्योंकि वो शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई और हमारे फौजी जवान जो है वो सरहदों के मुहाफ़िज़। आपका फेवरेट मिली नगमा कौन सा है? इस परचम के साए तले हम ले गए। मैं जरूर गुनगुनाते, लेकिन मुझे लगता है आप अच्छा गुनगुना सकती हैं। नहीं, हम इंशाल्लाह मिलकर गुनगुनाते, लेकिन चूंकि हमें प्रोग्राम के वक्त को भी देखना है, आपसे इंटरेक्ट करना बड़ा जरूरी था। बहुत जबरदस्त आपने ट्रांसमिशन संभाली हुई है और हम आपके जो है वो मेहमान बन गए, मेजबान बन के स्टार्ट जरूर किया, लेकिन मेहमान बन के मैं जरा इजाजत चाहूंगी। आप संभालें जी अपना महाज और इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान के नाम पैगाम यही है कि पाकिस्तान तू है हमेशा सलामत रहने के लिए। आमीन। तो एक नारा लगा लेते हैं इकट्ठे, पाकिस्तान जिंदाबाद।
इन दोनों एंकर्स ने तो हमें भी पुरजोश कर दिया, सही जो बात जज्बा है। उनका नजर आ रहा था। सर्दियां तो अभी नहीं हैं, लेकिन मछली के जो शौकीन है ना, वो हर मौसम में मेरा ख्याल है उनको मछली पसंद होती है और उसकी बात सुनना चाहते हैं। तो जनाब, मछली खाने के दिन अब शुरू होने वाले हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि ब्रीडिंग सीजन खत्म होते ही माहीगिरों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। दरिया सिंध की मशहूर पल्ला मछली का शिकार शुरू हो गया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने रिपोर्ट तैयार की है। बिल्कुल, इम्तियाज अली आपको बता रहे हैं। दरियाए सिंध के कोटरी बैराज में पानी की आमद में इजाफा हुआ तो माहीगीरों के चेहरे भी खिल उठे। कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में जुलाई और अगस्त के दौरान मेहमान पल्ला मछली की आमद भी शुरू हो गई। पल्ले की आमद शुरू हो जाती है तो पल्ले की रौनक भी बढ़ जाती है, खाने वाले भी ज्यादा आते हैं और शिकार भी ज्यादा होते हैं। दरियाए सिंध के मीठे पानी में माहीगीर गुलफाम, रहू, कग्गा और पल्ला समेत मुख्तलिफ इकसाम की मछलियों का शिकार करके अपने खानदानों का पेट पालते हैं। दरियाए सिंध में पानी आता है तो हमारे चूल्हे भी जलते हैं और पानी जब नहीं होता है तो दूसरी मजदूरी करते हैं। पल्ला मछली दीगर इकसाम के मुकाबले में ज्यादा कीमत पर फरोख्त होती है, जबकि इसका मुनफरिद जायका इसे मछली के शौकीन अफराद में खास मुकाम दिलाता है। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावड़, समा, हैदराबाद। और जी, शो का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कल मुलाकात होगी आपसे। देखते रहिए खबर वही अंदाज में।